इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, ईरानी हमले का जवाब अमेरिका नहीं देगा, यही लगातार कहा भी जा रहा था। उम्मीद भी यही की जा रही थी। अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर आई है, बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग में ट्रंप बिजी थे और कहा जा रहा था कि बहुत ही जल्द साफ होगा कि आखिर अमेरिका का रुख इस हमले के बाद क्या होता है। तो दो चीजें सामने आई हैं कि एक तो इस अमेरिका के बेस को कोई नुकसान पहुंचा नहीं है, ईरान की मिसाइल ही वहां तक नहीं पहुंची है। दूसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है वो ये कि अब अमेरिका की तरफ से इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की अमेरिका की तरफ से, अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर आ रही है कि अमेरिका इसका जवाब नहीं देगा। और हम सभी जो पिछले 1 घंटे से बात कर रहे हैं वो यही बात कर रहे हैं कि ये सिर्फ पॉस्चरिंग है, ये फेस सेविंग है और अपने अपने देश को ये बताने की, अपने अपने देश के लोगों को ये बताने के लिए कार्रवाई है कि हम किसी के आगे झुकेंगे नहीं, हम किसी से डरेंगे नहीं, हम हमला करेंगे। और ईरान ने यहाँ पर समझने वाली बात यह है सुमित, शशि, ईरान ने साफ कर दिया है कि हमने हमला कर दिया, हमारा बदला पूरा हो चुका है। तो ये दोनों ही तरफ से माना जाए कि हमारा बदला पूरा हो गया और अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अगर हमले रुक जाते हैं, हमले आगे नहीं होते, तो अमेरिका की तरफ से भी जवाब नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यही बात है कि अमेरिका भी नहीं चाहता कि ज्यादा इन्वॉल्व हो, लेकिन जिस ऑब्जेक्टिव के साथ इजराइल गया था ईरान में अटैक करने के लिए, अमेरिका का मकसद उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करना था, क्योंकि वो थ्रेट या फिर वो खतरा सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं रहता, वो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के वजूद को भी चुनौती देता, वो अमेरिका तक बेसिस तक भी पहुंचता। और उस बड़े खतरे को देखते हुए अमेरिका को इन्वॉल्व होना पड़ा। हालांकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने भी बहुत ब्लफ खेलते हुए पहले 2 हफ्ते का टाइम लिया और उसी बीच 2 दिन में ही अटैक कर दिया। तो एक सरप्राइज अटैक करना ये अमेरिका का गेम प्लान था और शायद अमेरिका ये एंटिसिपेट करके बैठा था, ये जानता था कि अगर रिटेलिएशन आएगा तो उसकी तरफ से भी काउंटर मेजर्स उनको लेने पड़ेंगे। हमारे साथ जुड़े पड़े। देखिए अभी जिस तरीके की खबरें लगातार आ रही हैं और आज मैं आपसे पूछ भी रहा था कि आज रूस में खुद ईरान के विदेश मंत्री गए थे, व्लादिमीर पुतिन से उनकी मुलाकात हुई। तो ऐसे में इस बातचीत के दौरान ही जब वो वहां मौजूद थे, ऐसे में ईरान की तरफ से अटैक कर देना बहुत हड़बड़ी दिखा दी ईरान ने, या ईरान सिर्फ शुरू से ही एक सिंबॉलिक अटैक करना चाह रहा था? देखिए मुझे लगता है सुमित कि इसके पीछे कहीं कोई बैक चैनल डिप्लोमेसी जो है वो भी जरूर रही होगी, ताकि इस मामले के क्लोजर के लिए, ताकि ईरान को ये लगे कि उसने जवाब दे दिया है, एक क्लोजर उसकी तरफ से हो जाए। दूसरी तरफ से ये कि अमेरिका जो है अगर वो आगे नहीं बढ़ाना चाहता है तो वो इजराइल को कंटेन करने की कोशिश करे और उसके बाद ये मामला जो है वो डी एस्केलेट हो। अगर ये डिप्लोमेसी हुई है तो हो सकता है कि मॉस्को की तरफ से भी जो संकेत आए हैं, उन्होंने ये कहा था कि वो बात करेंगे, अमेरिकियों के साथ भी वो संपर्क में है। इसके साथ साथ आपको याद होगा सुमित, कुछ दिनों पहले भी जब हम चर्चा कर रहे थे कि व्लादिमीर पुतिन ने इस तनाव के बीच में बेंजामिन नेतन्याहू से भी बात की थी, उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से भी बात की थी। और इन तमाम बातचीत के बीच में रूस ने यह भी कहा था कि ये जो है एक अननेसेसरी टेंशन है, इसको बिना वजह जो है इसको तूल दिया जाना पूरे इलाके की जो शांति है, स्थिरता है, उसको प्रभावित कर सकता है। तो शायद हो सकता है कि ईरान की तरफ से हुई इस कार्रवाई के बाद यहां से ऑफ रैंप या डी एस्केलेशन शुरू हो। लेकिन हमें इस पूरी चीज के अंदर एक ट्रंप फैक्टर को मान के चलना चाहिए। जब तक कि ट्रंप इस बारे में न कह दें, ये संकेत जरूर आए हैं कि अमेरिका अभी कोई कार्रवाई नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका को कोई नुकसान नहीं हुआ है और जो जितनी भी मिसाइलें दागी गई थी उनको एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट करके नष्ट कर दिया है, यानी किसी तरीके का जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। बिल्कुल। और बड़े एक और चीज में आपसे जानना, क्योंकि आपकी और मेरी जब बात हो रही थी, ये बात हम दोनों कह रहे थे कि देखिए इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर एक ऐसा प्लेयर जो हर किसी को एक्सेप्टेड था या हर कोई उससे बात कर रहा था, वो था रशिया। रूस ने अभी पिछले दिनों आपको याद होगा विक्ट्री परेड के अंदर खुद इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर गए थे। लगातार जब सीरिया से रूस निकला था तब सीरिया की तरफ ये इजराइल की तरफ से कहा गया कि आप वापस आइए बेसिस के ऊपर, लताकिया के अंदर या फिर आप दूसरे बेसिस के ऊपर। और ये ऐसा माना जा रहा था कि रूस एक ऐसा प्लेयर है जो दोनों को कहीं ना कहीं एक्सेप्टेड है, ईरान को भी और इजराइल को भी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत करने या डोनाल्ड ट्रंप को मनाने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए भी रूस काफी है। तो ऐसा लग रहा है कि रूस जाते ही सारी चीजें धीरे धीरे सेटल हो गई। ये संभव है सुमित, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। और जो बातें आपने बताई उनके अंदर कुछ बातें मैं जोड़ दूं कि आपको याद होगा कि किस तरीके से जब इजराइल और हमास के बीच में तनाव शुरू हुआ था, तब उसी दौरान मध्य एशिया के इलाके के अंदर, खासतौर पर पश्चिम एशिया के इलाके के अंदर पुतिन का दौरा हुआ था। यानी रूस यूक्रेन की जंग के बीच में अगर वो लंबा ट्रैवल करके पहली बार कहीं निकले थे तो वो सऊदी अरब और यूएई के दौरे पर निकले थे, यानी पश्चिम एशिया के दौरे पर निकले थे। इसके साथ साथ रूस का इन्वेस्टमेंट भी है, साथ ही इजराइल के साथ रूस का एक बड़ा रोचक संबंध यह है कि
रूस के अंदर एक बड़ी ज्यू आबादी वहां पर रहती है और इस पूरे तनाव के दौरान भी बेंजामिन नेतन्याहू और जो क्रेमलिन है यानी व्लादिमीर पुतिन का जो दफ्तर है उनके बीच में लगातार संपर्क रहे हैं। और ये मैं फर्स्ट हैंड कंफर्मेशन के साथ बता सकता हूं आपको कि एक वरिष्ठ रूसी राजनयिक के साथ जब मैंने इस सवाल को लेकर पूछा था तो उनका कहना था कि लगातार जो इजरायली राजनयिक हैं मॉस्को के अंदर वो क्रेमलिन के साथ संपर्क में रहते हैं। हम पूरी तरह से अवेयर हैं इस मामले को लेकर। जी प्रणय, ये बताइए कि अब लगभग सभी के बयान आ गए हैं। अमेरिका का बयान आ गया है, कतर का आ गया है, ईरान का आ गया है, सऊदी अरब का आ गया है। आपको लगता है आगे इसमें कुछ होगा या मामला खत्म? देखिए, अभी इसके अंदर सईद हमें ये देखना होगा कि क्या इजराइल मामला खत्म करने के लिए राजी हो गया है, क्योंकि नहीं, अभी अमेरिका और ईरान की बात कर रहे हैं। इस अमेरिकी एयरबेस पर हमले के बाद क्या अमेरिका की तरफ से कुछ और, क्या ईरान की तरफ से कोई और बेसिस पर हमले, या अब ये हमले नहीं होंगे? देखिए, जहां तक अमेरिका का सवाल है, अगर हम टेम्पलेट लें 2020 के कासिम सुलेमानी केस की तो उसके अंदर साफ नजर आता है कि उस समय ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी गई। उस समय भी लगभग यही बताया जा रहा था कि जो है कार्रवाई की गई और बता दिया गया था अमेरिका को, बता देने के बाद कार्रवाई की गई और उसके बाद अमेरिका की तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की गई, ये कहते हुए कि किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं हुआ है, इसलिए अमेरिका इस मामले को तूल नहीं देना चाहता है, इसे बढ़ाना नहीं चाहता है। क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने पिछले कार्यकाल, अपने पिछले शासनकाल का वही फैसला यहाँ दोहराएंगे, ये हमें देखना होगा। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप ये करते हैं और यही कहते हैं तो ये शायद एक बहुत अच्छा फैसला इसलिए भी होगा क्योंकि हम एस्केलेटरी मैट्रिक्स के ऊपर अगर देखें तो हम इस मुहाने पर पहुंच चुके हैं कि अब इसके अंदर केवल 2-3 नहीं बल्कि इसके अंदर 4-5 मुल्क शामिल अगर हो रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है उसमें तब्दील हो सकता है। रूस, अमेरिका नहीं चाहेगा, उसके हित जो है वो इन तमाम इलाकों के अंदर भी हैं। आप अच्छी तरीके से जानते हैं सईद कि पश्चिम एशिया के इस इलाके के अंदर सिक्योरिटी प्रोवाइडर है अमेरिका। अमेरिका ने ये बेसिस यहाँ बनाए ही इसलिए हैं कि वो वहां पर सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। अगर अमेरिका के वहां रहने से वहां रीजनल पीस डिस्टर्ब हो रही है या इस तरीके के हमले हो रहे हैं तो ये अमेरिका की जो वहां की मौजूदगी है उस पर भी बहुत सारे संकट खड़े करेगा। इसलिए अमेरिका अब कंटेन करने की कोशिश करेगा एज वर्ल्ड पावर की तरह, यहाँ पर ऐसा लगता है। मैं एक बहुत स्ट्रेट सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, हालांकि देखिए सईद ने आपसे बहुत थोड़ा सा घुमा फिरा के डिप्लोमेटिकली आपसे सवाल पूछा, लेकिन मैं आपसे सीधा तौर पे पूछना चाहूंगा, ऐसा लगता है कि शायद ये मैच ऑलरेडी फिक्स था? क्योंकि देखिए अगर अमेरिका ने अटैक किए तो ये खबर आई कि देखिए ईरान ने वहां से अपने लगातार जो अपनी चीजें थी या फिर अपने जो यूरेनियम के भंडार थे वहां से हटा दिए थे, पहले ही उसकी मूवमेंट कर ली गई थी। और अब जब अमेरिका की तरफ अटैक किए जाने थे तो एक तय माना जा रहा था कि देखिए ईरान सिंबॉलिक अटैक करेगा और अलग अलग बेसिस पे करेगा, तो इसलिए अमेरिका भी तैयार था। क्या इन चीजों को देखकर, इन दोनों परिस्थितियों को देखकर क्या आपको लगता है, एक डिप्लोमेटिक आप अगर इन चीजों को देखें तो? देखिए सुमित, इसमें कुछ चीजें जो हैं इस ऑपरेशन की शुरुआत से पहले ही काफी प्रिडिक्टेबल थी। प्रिडिक्टेबल इस लिहाज से कि अगर इजराइल ये कार्रवाई कर रहा है, ईरान को डीन्यूक्लियराइज करने की बात कर रहा है तो अमेरिका की मदद के बिना नहीं हो सकता। यानी कहीं ना कहीं अमेरिका के B-2 स्टेल्थ बॉम्बर और उसके GBU-57 बम जो है वो आएंगे ही आएंगे। वैसा ही हुआ। उसी तरीके से अगर ईरान पर इतनी कार्रवाई हुई है तो ईरान की तरफ से कोई ना कोई जवाबी कार्रवाई की जाएगी और वो जवाबी कार्रवाई इजराइल के ऊपर तो होगी ही, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे एक्शन इजराइल की तरफ से शुरू किया गया था। लेकिन अमेरिका यदि साथ देता है तो फिर अमेरिका के बेसिस पर भी निशाना बनाया जा सकता है, क्योंकि ईरान के पास सीधे अमेरिका तक वार करने वाली कोई मिसाइल भी नहीं है, कोई हथियार भी नहीं है और इस समय काफी हद तक ईरान कमजोर स्थिति में है। लेकिन अमेरिका के जो बेसिस हैं, और आप याद करें पीट हेगसेथ का बयान हो, मार्को रूबियो का बयान हो, इवन डोनाल्ड ट्रंप का बयान हो, उसमें भी ईरान को इस लिए आगाह किया गया था कि अमेरिकन लाइव्स जो हैं उनको खतरे में डालने की कोशिश न करें। इनफैक्ट पहले दिन जो बयान मार्को रूबियो का आया था, आप उसे ध्यान करें, उसमें उन्होंने कहा था कि इजराइल की इस कार्रवाई में अमेरिका किसी तरीके का उसका हाथ नहीं है, वो शामिल नहीं है इसके अंदर। हमारी जो सारा पॉस्चरिंग है वो इस बात के लिए कि हम अमेरिकन लाइव्स को प्रोटेक्ट कर सकें, जो अमेरिकन बेसिस हैं वहां पर। अमेरिका भी ये जानता था कि उसके ये जो बेसिस हैं निशाने पर आ सकते हैं।